सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अभी अभी हमने जो 4 लाइंस पढ़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, इसको कहते हैं दुरूद व सलाम। दुरूद और सलाम हम हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हमें हुक्म इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, दुरूद और सलाम भेजो मेरे महबूब पर। और फरमाया कि फरिश्ते भी ये काम करते हैं, फरिश्ते भी दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो हम मुसलमान हैं और हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो आशिक रसूल होता है ना, जो आशिक नबी होता है, हम सब आशिक नबी हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। तो जो हकीकी आशिक नबी हैं, जिसके दिल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसी हुई होती है, वो हमेशा अपने नबी को याद करता है, उन पर दुरूद भेजता है, उन पर सलाम भेजता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कलमे का मतलब भी नहीं पता होता, वो कभी दुरूद व सलाम नहीं पढ़ते, वो कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में, आपके इश्क में अपने दिल को मचलने नहीं देते। मगर जो दीवाने होते हैं वो मदीने की याद में रोते हैं, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में तड़पते हैं। तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनालिटी दुनिया में कोई नहीं है जैसी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी है। बहुत ही प्यारे अखलाक वाले, बहुत ही प्यारे किरदार वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही आला किरदार वाले हैं। आपके किरदार की अगर बरकतें बयान की जाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपका अखलाक बयान किया जाए, तो यकीन मानिए रातें कम पड़ जाएं, दिन और रात कम पड़ जाएंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को कोई मुकम्मल तौर पे बयान नहीं कर सकता। ऐसे प्यारे अखलाक। आप छोटे बच्चे हैं, आपकी उम्र कम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों से कैसी शफकत फरमाते हैं कि आप जब देखते कि दूर से कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब जाने से पहले पहले उन्हें सलाम में पहल किया करते हैं, खुद सलाम किया करते हैं। और हमेशा बच्चों की कोशिश होती कि इस बार हम सलाम में पहल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहल करते हैं, पहले सलाम करते हैं, इस बार हम पहल करेंगे। यकीन मानिए वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। दूर से ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। तो ऐसी मोहब्बत, ऐसी शफकत बच्चों से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं। तो आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके औसाफ, आपकी बरकतें बेशुमार है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, ये है कि उन्हें याद करके हम दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। अपनी आदत बना लें कि इंशाअल्लाह जब भी हमें मौका मिलेगा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। एक लेसन लेकर जाए यहाँ से कि हमें डेली 313 टाइम्स 313 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ना है। और एक आसान दुरूद पाक मैं आपको बता दूं जो रोज़ आप पढ़ सकते हो चंद मिनटों के अंदर।
वो है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कितना मुख्तसर और कितना प्यारा दुरूद है। इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले के लिए 70 दरवाजे रहमत के खोल दिए जाते हैं। तो इसको 313 मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रोज़ाना। कौन सा दुरूद पढ़ेंगे? एक बार बुलंद आवाज से पढ़े, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक बार और, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। चले एक बार और पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि एज ग्रुप क्या होगा, बहुत छोटी उम्र के बच्चे आ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो बेटा आज की स्पीच आपको बहुत काम आएगी। दुनिया में आपको सक्सेसफुल बनना है। किस किस को डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनने के लिए कोई भी नहीं आया। अच्छा, इंजीनियर किसको बनना है? बिजनेसमैन किसको बनना है? बिजनेसमैन के लिए काफ़ी हाथ उठे। कोई ऐसा है कि जिसको मालूम ही नहीं है मुझे क्या बनना है? होंगे, ऐसे भी होंगे। हाँ, ऐसे भी होंगे कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या बनना है ना? कोई मसला नहीं। अगर आप तवज्जो देंगे ना, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज कोऑपरेट करेंगे मुझे, बातें नहीं ज़रा भी, बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब होगा आपकी वजह से, मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। दोस्तों, हम कॉलेज और स्कूल जाते हैं किस मकसद के लिए? हमारा मकसद होता है कि हम अपना करियर बनाएंगे। स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं। आपके माँ बाप ने आपको स्कूल में भेजा होगा या कॉलेज में आपको एडमिशन कराया होगा, या आपने खुद किसी कॉलेज में एडमिशन लिया होगा ये सोच कर के मुझे अपना करियर बनाना है। याद रखें कि जो आपकी एज है ना, जिसमें आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हो, ये एज गोल्डन पीरियड कहलाती है। इस एज में सिर्फ करियर नहीं बनाना है, इस एज में कैरेक्टर भी बनाना है। करियर के पीछे जाएंगे और कैरेक्टर को भूल जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो दुनिया में बहुत सारी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, मगर उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता। वो लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाते। एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है, मगर उसकी ज़बान से लोगों का दिल दुखाता है, कुछ भी कहता रहता है, सख्त कलामी करता है, रूडनेस है उसके अंदर, उसका किरदार अच्छा नहीं है, उसका अखलाक अच्छा नहीं है। ऐसा शख्स जब बड़ा होता है ना, किसी कंपनी में जॉब करता है तो कभी इस कंपनी से फायर कर दिया जाता है, तो कभी उस कंपनी में रेजिग्नेशन देकर किसी से झगड़ा करके निकल जाता है, तरक्की नहीं कर पाता। मगर एक लड़का वो है कि जो एवरेज है, पढ़ाई में इतना टैलेंटेड नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आता है, मगर उसका अखलाक अच्छा है, उसका किरदार अच्छा है, लोगों से बात करने का तरीका है उसके पास, बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए उसका सलीका है। ऐसे शख्स के पास शुरुआत में थोड़ी स्ट्रगल होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मगर ये तरक्की करता चला जाता है। ग्रेजुअली ये तरक्की के जीने तय करता चला जाता है। एज एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय के तौर पे किसी कंपनी में ज्वाइन करता है, मगर उसका अखलाक इतना अच्छा है, लोगों के साथ उसका रेप्यूटेशन इतना अच्छा है, इतना अच्छा रैपो उसने बिल्डअप करके रखा है कि वो एज एन एम्प्लॉय, एज अ सबऑर्डिनेट ज्वाइन करता है, मगर आहिस्ते आहिस्ते वो तरक्की करता चला जाता है, मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच जाता है, 4 मैनेजर बन जाता है, कंपनी का CEO बन जाता है। तो अखलाक का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आज डिग्री हासिल करने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, लोगों के साथ डीलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीलिंग अगर करनी आती नहीं है आपको, कैसे लोगों से डील करना चाहिए, व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते हैं। स्टेज पर काफ़ी लोग जमा होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग स्टेज पर जमा होते हैं, मगर स्पॉटलाइट एक ही शख्स पर होती है। इसी तरीके से आपके पास अगर डिग्री है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, आपने बहुत अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, वो आपको स्टेज तक तो लेकर जाएगा, मगर स्पॉटलाइट तक नहीं लेकर जाएगा। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं, आपका किरदार अच्छा है, तो वो आपको स्टेज पर भी ले जाएगा,
और स्पॉटलाइट में भी लेकर जाएगा। याद रखिए, आज हर कोई इस फिक्र में है कि मैं काबिल बन जाऊं, हर कोई चाहता है मैं सक्सेसफुल बनूं, हर कोई चाहता है कि मेरी काबिलियत ऐसी हो कि लोग मेरा नाम ले, लोगों में मेरा चर्चा हो। काबिल बनने की ख्वाहिश तो हर एक में है। क्या काबिल इज्जत बनने की भी कोशिश की है? क्या दिल में कभी ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं काबिल इज्जत भी बनूं? काबिल ज़रूर बनना चाहिए, मगर साथ ही साथ काबिल इज्जत बनने की भी कोशिश कीजिए। दोनों में फ़र्क है, काबिल बनना, काबिल इज्जत बनना। हर काबिल शख्स काबिल इज्जत नहीं होता, और काबिल इज्जत शख्स यकीनन सबसे बड़ा काबिल वही होता। तो इसलिए सिर्फ काबिल बनने की कोशिश ना करें, काबिल इज्जत बने। और काबिल इज्जत बनने के लिए क्या करना होगा? अपने कैरेक्टर को सुधारना होगा, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना होगा। आज स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स जमा हैं, कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हो सकता है कि ग्रेजुएशन कर रहे हों, तो याद रखिए कि सिर्फ मार्क्स लाना कमाल नहीं है, अच्छे परसेंटेज लेकर आना कमाल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे परसेंटेज ना लेकर आए, आप अच्छे मार्क्स ना लेकर आए। सिर्फ मार्क्स लाना कमाल नहीं है, आपको किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज करनी होगी, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं मगर आपको कुछ आता नहीं है, तो वो मार्क्स आपके काम नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ रट्टा लगाकर पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, याद कर लेते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं। ऐसे बच्चे कामयाब नहीं होते। गूगल को जिसने बनाया, उसके हाई स्कूल में मार्क्स कितने थे आपको पता है? नहीं पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट को जिसने बनाया है, उसने यूनिवर्सिटी में कितने परसेंटेज लाए थे आपको नहीं मालूम होगा। उनके काम आपको याद है, मगर उनके मार्क्स, उनके परसेंटेज आपको याद नहीं है। बहुत सारे बच्चे हर साल हजारों की तादाद में इंडिया के अंदर ग्रेजुएशन करते हैं। हजारों बच्चे हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, मगर कामयाब उनमें से बहुत कम होते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो अपनी जगह कहीं पर बनाने में कामयाब होते हैं, एक मकाम हासिल करने में कामयाब होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो अक्सर बच्चे हैं ना, वो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, वो सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। मगर जो कामयाब होते हैं, जो सक्सेसफुल बनते हैं, जो एक मकाम इस माशरे में हासिल कर पाते हैं, वो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वो साथ ही साथ अपने स्किल्स को भी इंप्रूव करते हैं। वो कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन्हें उनका डायरेक्शन पता होता है, उन्हें उनका गोल पता होता है। तो सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्किल्स, आपका माइंडसेट, ये सारी चीज़ मिलकर आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है। आइंस्टाइन के बारे में आपको पता है? आइंस्टाइन वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल से उसको निकाल दिया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। आइंस्टाइन के स्कूल ड्रॉप आउट को कोई याद नहीं करता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के एवरेज होने को कोई याद नहीं करता है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर एवरेज स्टूडेंट थे, इस बात को कोई याद नहीं रखा है। हाँ, इनके अचीवमेंट्स को हमने याद रखा है कि इन्होंने दुनिया में क्या अचीव किया, क्या हासिल किया। इनके कारनामों का हम तस्करा करते हैं, इनके एवरेज होने का और इनके स्कूल ड्रॉप आउट होने को हम याद नहीं करते हैं। तो याद रखें कि एकेडमिक्स सक्सेस, ओनली एकेडमिक सक्सेस इज नॉट इक्वल टू लाइफ सक्सेस। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एकेडमिक में वो सक्सेस हासिल नहीं करते हैं, जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते, अच्छे परसेंटेज नहीं लाते हैं, मगर फिर भी दुनिया में कामयाब होते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। एक लड़के को मैं जानता हूं कि जो मैथ्स में बहुत कमज़ोर था, मैथ्स में उसका स्कोर हमेशा पासिंग आता था, पासिंग मार्क्स हमेशा मैथ्स में लेकर आता। उसे मैथ्स समझ में ही नहीं आती थी, उसको बनना था इंजीनियर, आईटी इंजीनियर बनना चाहता था। अब आईटी इंजीनियर बनने के लिए उसे मैथ्स आना ज़रूरी था। बहुत जल्दी उसको रियलाइज़ हो गया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मेरा मैथ्स कमज़ोर है। उसने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 3 साल तक मेहनत किया, और साथ में क्या किया, गौर कीजिए, ये काम आप भी कर सकते हैं। जितने लोग कंप्यूटर इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, आईटी इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, ज़रूरी है
कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, आप आईआईटी ज्वाइन करें, इस शख्स से आप मिसाल हासिल करें, लेसन हासिल करें। ये जो लड़का था मैथ्स में ही कमजोर था, मैथ्स इसे समझ नहीं आती थी, इंजीनियरिंग कॉलेज का इसका सपना खत्म हो चुका था। अब इसने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही साथ ये घर पर ऑनलाइन कोडिंग के कोर्सेज करने लगा। ऑनलाइन कोर्सेज करके इसने कोडिंग सीखी, प्रोग्रामिंग सीखी, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स देखे। 3 साल तक इसने मेहनत की, यहां तक कि जब इसने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, व्हेन ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, उसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, एक कोडिंग कंपनी, एक प्रोग्रामिंग कंपनी स्टार्ट की, लोगों को अपने से जोड़ता चला गया। उसका स्टार्टअप इतना बढ़ गया, इतना तरक्की उसने हासिल कर ली कि कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करने वाले इंजीनियर्स उसके अंडर में काम करते हैं। वो इंजीनियर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके डिग्री हासिल की, आज उनकी इनकम उसकी इनकम के आगे बहुत मामूली सी है। तो याद रखिए, मैं आपको ये नहीं कहता कि मार्क्स अच्छे नहीं लाना है, मार्क्स अच्छे लाइए, मगर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई ना कीजिए, बल्कि अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कीजिए, कुछ ना कुछ सीखिए। आज मैंने क्या सीखा, मैं स्कूल में गया, मैं कॉलेज में गया, मैंने क्या सीखा, क्या हासिल किया, आज पूरे दिन में मैंने क्या सीखा, ये खुद से पूछिए। आज दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, अगर आपने इस तरफ तवज्जो नहीं की तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी मैं कहने लगा हूं, डिजिटल थिफ, डिजिटल चोर के बारे में आपको बताता हूं। डिजिटल चोर कौन है? आपने डिजिटली शॉपिंग की होगी, आपने डिजिटली खाना ऑर्डर किया होगा, बहुत सारे काम आजकल डिजिटली हो जाते हैं, मगर डिजिटल चोर के बारे में आपको मैं बताता हूं। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप अपनी नोट्स लिख रहे हैं, आपका मोबाइल आपके बाजू में रखा हुआ है, अचानक एक नोटिफिकेशन आती है, आप अपना मोबाइल निकालते हैं और उस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। आपके दोस्त ने आपको एक रील सेंड की, वो रील आप देखने में बिजी हो गए। जैसे ही वो एक रील खत्म होती है तो इंस्टाग्राम आपको दूसरी रील सजेस्ट करता है, फिर दूसरी खत्म होती है, फिर तीसरी सजेस्ट करता है, तीसरी खत्म होती है, चौथी सजेस्ट करता है। ये रील्स का सिलसिला चलता रहता है, यहां तक कि थोड़ी देर के बाद जब आपकी तवज्जो घड़ी पर पड़ती है तो आपको पता चलता है कि 1 घंटा आपने रील्स देखने में बर्बाद कर दिया। तो ये जो डिजिटल दुनिया है, ये डिजिटल थीफ है, ये डिजिटल चोर है। इन्होंने हमारा वक्त चुराया है, हमारे वक्त को बर्बाद किया है। नेटफ्लिक्स के अकाउंट्स है आज बच्चों के, आज माँ बाप को इस तरफ कोई ख्याल नहीं होता कि बच्चे नेटफ्लिक्स पे क्या देख रहे हैं। ऐसा कंटेंट के जिस पर लिखा हुआ है 18+, वो बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कंटेंट देख रहे हैं, इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। माँ बाप उन्हें दिखा रहे हैं, नेटफ्लिक्स का अकाउंट उन्हें लेकर दे रहे हैं, उनका सब्सक्रिप्शन उन्हें बाय करके दे रहे हैं, और ये बच्चे माज़अल्लाह गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। पढ़ाई करना चाहिए थी, कोई किताब लेकर पढ़ लेते, कोई चैप्टर पढ़ लेते, मैथ्स का कोई सम सीख लेते, मगर वक्त बर्बाद हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है। एक एपिसोड देखा, एपिसोड 1 खत्म हुआ तो एपिसोड 2 की तरफ गए, फिर 3 की तरफ गए, सारे एपिसोड एक ही दिन खत्म करने का इनका टारगेट है, और वक्त बर्बाद हो रहा है। आज सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मोबाइल, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। स्टूडेंट्स को, और यकीन मानिए मुसलमान स्टूडेंट्स को इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है। आपको फ्री में डेटा मिल रहा है, 1.5 GB डेटा, 2 GB डेटा आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको लग रहा है जो फ्री में मिल रहा है उसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूं, क्यों मैं बर्बाद करूं? भाई फ्री में जहर मिलेगा तो खा लोगे, फ्री में कोई भी चीज मिलेगी तो उसको कंज्यूम कर लोगे। तो फ्री में आपको 1.5 GB डेटा मिल रहा है, 2 GB डेटा मिल रहा है, तो जरूरी है कि उसको रोज खर्च करें। आप रोज आप फालतू अपना टाइम बर्बाद करें। टाइम बहुत कीमती होता है। टाइम के बारे में आपको एक वाकया बताता हूं। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं से गुजर रहा था, एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं से गुजर रहा था। उसे एक पत्थर आ लगता है, वो अपने सिपाहियों को दौड़ाता है, सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों जाकर देखो किसने गुस्ताखी की कि बादशाह वक्त को पत्थर मारा। थोड़ी देर के अंदर सिपाही एक अनपढ़ गवार शख्स को, एक देहाती को बादशाह के पास लाकर पेश करते हैं।
बादशाह उस गवार से पूछता है कि तुझे पता है ये पत्थर क्या है, कहां से तूने ये पत्थर हासिल किए? वो कहता है बादशाह सलामत, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, मुझे ये चमकीले चमकदार पत्थर दिखाई दिए, मैंने उन्हें उठा लिया, मैंने इन पत्थर को उठाकर अपने जेबों में डाल दिया और मैं बहुत भूखा था। कुछ देर में आगे बढ़ा, मुझे भूख लगी, मुझे ये फलदार दरख्त दिखाई दिया, मैंने सोचा कि इन पत्थरों से मैं फल तोड़ लेता हूं, तो मैंने फल तोड़ने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल किया। बादशाह सलामत मुझे माफ करना, मैं आप पर पत्थर बरसाना नहीं चाहता था, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था, मैं तो ये फल तोड़ने के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था। बादशाह कहता है कि तुम जानते हो ये पत्थर क्या है? ये पत्थर दर हकीकत पत्थर नहीं है, बल्कि ये कीमती हीरे हैं जो तूने इन फलों को हासिल करने के लिए अपने हाथ से गवा दिए, अब ये तेरे पास लौट कर कभी नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गौर कीजिए, ये वाकया हमें बता रहा है कि एक बार हमारे हाथ से कीमती हीरे चले जाते ना तो हमें वापस लौट कर नहीं मिलते। इसी तरीके से जब हमारे हाथ से हमारा प्रीशियस टाइम चला जाता है, वक्त चला जाता है, वो लौट कर नहीं आता। किसी ने कहा है मनी लॉस्ट नथिंग लॉस्ट। मनी लॉस्ट, पैसा लॉस हुआ, नथिंग लॉस्ट, बाद में भी कमा सकते हो। मनी लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, हेल्थ लॉस्ट समथिंग लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर टाइम आपका बर्बाद हो गया तो आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। आज ये छोटे छोटे बच्चे, ये कॉलेज पढ़ने वाले लड़के, ये कहते मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों पढ़ाई नहीं करते हो? क्यों आपने पढ़ाई नहीं की? क्यों आपके मार्क्स कम आए? तो कहते मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। क्या ये सच्ची बात है? आपके पास टाइम नहीं है? आप गौर कीजिए, जो एलॉन मस्क है, इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसके डिस्कवरीज, इसके अचीवमेंट्स को हम मालूम करते हैं। एलॉन मस्क के पास कितने घंटे हैं? 24 आवर्स। क्या उसके पास 2-3 घंटे ज़्यादा है? एलॉन मस्क के पास कितने घंटे हैं? 24 आवर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के पास कितने घंटे हुआ करते थे दिन में? 24 आवर्स। आपके क्लास के टॉपर के पास कितने घंटे होते दिन में? 24 आवर्स। आपके पास भी दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। जब सबके पास बराबर टाइम है, सबको टाइम मिल रहा है अच्छे काम करने का, अचीवमेंट करने का, दुनिया में एक मकाम हासिल करने का, पढ़ाई करने का, आपको टाइम कैसे नहीं मिल रहा है जनाब? फर्क इतना है कि उन्होंने अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया, अपने टाइम को यूटिलाइज किया, और आपने अपने टाइम को बर्बाद किया। गौर कीजिए कि हमारा कितना टाइम बर्बाद हो रहा है। वक्त की हमें कदर नहीं है। एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि अगर टाइम पे आपका कंट्रोल नहीं है ना, ये रूल याद कर लीजिए, टाइम पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है, लाइफ पर आपका कंट्रोल नहीं है। जिस शख्स का टाइम पे कंट्रोल नहीं है, उस शख्स का लाइफ पे कंट्रोल नहीं है। मोबाइल बंदे ने बनाया किस लिए? अपने काम के लिए। मोबाइल इंसान ने बनाया है, मोबाइल को बनाने वाला इंसान है, मोबाइल को इंसान ऑपरेट करता है, मोबाइल पे कंट्रोल इंसान का होना चाहिए। मगर वक्त ये आ गया है, वो वक्त आ चुका है कि आज मोबाइल हम पर कंट्रोल कर रहा है, आज मोबाइल हमको चला रहा है। 1 मिनट के लिए भी हम मोबाइल हाथ में लेते हैं तो 1 घंटा कब चला जाता है हमें पता नहीं चलता। मोबाइल हम पर कंट्रोल कर रहा है। कैसी एडिक्शन हो गई है हमको? मोबाइल का कैसा एडिक्शन हो गया है कि मोबाइल हमारे हाथ से छूटता ही नहीं है। कैसी बीमारी है ये? बहुत बड़ी बीमारी है। जो कामयाब लोग होते हैं उनके हाथों में मोबाइल नहीं होते, उनके हाथों में किताब और पेन होती है। कामयाब लोगों के हाथों में किताब और पेन होती है। ये तो फालतू लोग हैं, ये तो फजूल लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वक्त है फजूल बर्बाद करने के लिए, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जिनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है। वो अपने घंटों मोबाइल पे बर्बाद कर देते हैं। ये आपको दिल जलाने के लिए बात कह रहा हूं मैं। एक बच्चे ने भी अगर मेरी बात को सुन लिया और मोबाइल को अपने आप से अलग कर दिया, छोड़ दिया मोबाइल को, तर्क कर दिया मोबाइल कि नहीं अभी मोबाइल मेरा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मोबाइल तो डिजिटल चोर है, मैं अपने वक्त को चोरी करने नहीं दूंगा, मेरा वक्त बड़ा कीमती है, मुझे दुनिया में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ मकाम पाना है। याद रखिए, अगर आपने आज मोबाइल को छोड़ा, आज अपने वक्त की कदर कर ली, इंशाअल्लाह सवजल इसका फायदा आपको कल मिलेगा, इसके फल आपको कल मिलेंगे। एक और आपको मैं बात बताता हूं। एक लड़के से मुलाकात हुई,
कहता है कि सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैंने उससे पूछा तुमने ग्रेजुएशन क्यों किया? तो कहता है कि सब कर रहे थे इसलिए मैंने भी कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आज हम करियर के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, आज हम भीड़ के रास्ते पे चल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि भीड़ किस जानिब जा रही है, भीड़ जिस जानिब जाती है हम भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। हम अपना करियर नहीं बना रहे हैं, हम लोगों के, अपने दोस्तों के कहने पर काम कर रहे हैं। आज ट्रेंड का जमाना है ना? ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है? बल्कि चल रहा है नहीं, चल रहा है। क्या चल रहा है जनाब? आज क्या चल रहा है? कौन सा मोबाइल चल रहा है? तो वो मोबाइल आपको भी चाहिए। अब वो मोबाइल लाखों का होगा तो भी आपको वो मोबाइल चाहिए। आपके माँ बाप से आप जिद करके, रो कर, उन्हें न जाने क्या क्या धमकियां देकर आप वो मोबाइल उनसे खरीदवाते हैं। क्या चल रहा है जनाब? फला टी शर्ट चल रहा है, फला फैशन चल रहा है, तो आप भी वही फैशन अपना रहे हो। कौन सा डायलॉग चल रहा है तो वही डायलॉग आप भी बोल रहे हो। वही डायलॉग पूरे इंस्टाग्राम पर दिखाई दे रहा है, हर कोई वही डायलॉग कहता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेंड का जमाना है, ट्रेंड का दौर है, हर कोई ट्रेंड के पीछे भाग रहा है। लोगों के ऊपर फोमो सवार है। लोगों के ऊपर क्या सवार है? फोमो। फोमो जानते हैं आप? फोमो क्या होता है? किसी को पता है फोमो क्या होता है? नहीं पता है? फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी ऐसा लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं अलग थलग रह जाऊंगा, मैं अगर ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा तो मैं अलग थलग रह जाऊंगा, अब्बा मुझे अगर ये मोबाइल नहीं दिलाएंगे तो मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे, उनके सबके पास आईफोन है मेरे पास नहीं है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब डायलॉग कह रहे हैं, सब इस पोस्ट में इमेज निकाल रहे हैं। आपके दोस्त ने बड़ा कूल लगता है जनाब, कितना कूल लगता है, ऐसी पोस्ट पे उसने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है, तो आप भी उसी स्टाइल में, उसी पोस्ट में आप फोटो निकाल रहे हैं। क्या है ये? क्यों भीड़ चाड़ के पीछे जा रहे हो? क्यों लोगों को फॉलो कर रहे हो? ये ट्रेंड्स के पीछे चलना जरूरी नहीं है। अपनी मंजिल खुद बनाइए। ग्रेजुएशन ले लिया आपने, आपको पता ही नहीं है कि ग्रेजुएशन क्यों लिया। आपने ग्रेजुएशन लिया, अभी इसमें से मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पूछा डॉक्टर कितने लोग बनना चाहते हैं, हाथ एक भी नहीं उठे। बिजनेसमैन कितने लोग बनना चाहते हैं, तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाए। अच्छा, बिजनेसमैन आपको बनना है, क्या आपने सेल्स और मार्केटिंग के बारे में कभी पढ़ा है? सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में आपने कुछ जानने की कोशिश की? बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा दखल होता है। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्या काम किया? कई बच्चे ऐसे हैं जो आईटी इंजीनियर बनना चाहते होंगे, आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी बनाइए, बहुत अच्छी बात है, बट आपने पाइथन सीखा, आपने एसक्यूएल सीखा, आपने साइबर सिक्योरिटी क्या होती है उसके बारे में जानने की कोशिश की? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर आप कह रहे कि अब मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूं। 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया, 12 साल आपने स्कूल पढ़ी, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। याद रखिए, बगैर डायरेक्शन के आपकी डिग्री एक कोरे कागज की तरह है, किसी काम की नहीं है, उसे कहीं रख दो आप। अगर आपने डिग्री हासिल कर ली और आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो वो डिग्री आपके किसी काम नहीं आएगी। आपके पास मैं एक मैप दे दूं, एक मैप आपको मैं अगर दे दूं और उसमें डेस्टिनेशन ही ना हो कि कहाँ जाना है, रास्ते तो हो मगर कहाँ पहुँचना है आपको पता ही ना हो, तो वो मैप क्या करेंगे आप? उस मैप को आप क्या करेंगे? उस मैप को आप उठाएंगे और साइड में रख देंगे कि ये मैप मेरे काम का नहीं है, इसमें डेस्टिनेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या बनना है, तो आपकी ये डिग्री आपके किसी काम की नहीं है। ये उस मैप की तरह है कि जिसमें डेस्टिनेशन ही नहीं है। एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में देखी जाती है, कंपैरिजन। कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से। आपकी क्लास में एक लड़का है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है, हमेशा टॉप करता है। एक लड़का ऐसा है कि जो हर फेस्ट में, हर कंपटीशन में प्राइज लेकर आता है। एक लड़का ऐसा है जो इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट डालता है, ऐसी पिक्चर्स अपनी डालता है कि बड़ा कूल दिखाई देता है। आप ये सब लोगों को देखने के बाद अंदर ही अंदर घुटते हो कि मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मेरे इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आ सकते, मैं हर कंपटीशन में जीत नहीं सकता। यहीं से आप बहुत बड़ी गलती करते हो, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। याद रखिए, कंपैरिजन स्लो पॉइजन की तरह है।
खुद को दूसरों से कंपेयर करना ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाता है, आपको ये फील करवाता है कि आप किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए कि आप अपनी जिंदगी का फैसला किसी दूसरे के रिपोर्ट कार्ड से नहीं कर सकते, किसी दूसरे के रिपोर्ट कार्ड से, किसी दूसरे के अवार्ड से, किसी के जीतने से, किसी के हारने से आप अपनी जिंदगी को जज नहीं कर सकते। हर एक की अपनी स्पीड होती है। ये जिंदगी है भाई, ये रेस नहीं है, ये एक जर्नी है, एक सफ़र है। हर एक की लिमिट अलग होती है, हर एक की स्पीड अलग होती है। दो पौधे होते हैं ना, दो पौधे, एक पौधा कुछ हफ्तों में बड़ा हो जाता है और एक पौधा महीनों लग जाते हैं उसको बड़े होने में, मगर दोनों काम एक ही करते हैं। जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो दोनों छांव देते हैं, दोनों ही फल देते हैं, ठीक है। दोनों पौधे बड़े होने के बाद काम सेम कर रहे हैं, मगर वक्त दोनों को बड़ा होने में, दरख्त बनने में टाइम लग रहा है। एक को कम टाइम लग रहा है, एक को ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी तरीके से दुनिया में कुछ लोग जल्दी सक्सेस हासिल कर लेते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो अपने एवरेज होने पर अफसोस ना करें। मैंने आपको एपीजे कलाम के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में बताया। ही वॉज अ प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने इंडिया को दिया ना। आज उनके इतने कारनामे हम याद रखे हैं, वो एवरेज थे, अपने स्कूल में एवरेज थे, एकेडमिक्स में इतनी सक्सेस हासिल नहीं की थी। आइंस्टाइन ये ड्रॉप आउट था, स्कूल का ड्रॉप आउट, स्कूल से निकाल दिया गया था। तो ज़रूरी नहीं कि आप टॉप ही करें, बहुत अच्छी बात है आप टॉप करें। देखिए, आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको दूसरों को पढ़ाना भी आना चाहिए। अगर आप पढ़े हो और आपको पढ़ाना ही नहीं आता, आप जो समझे वो आप दूसरे को समझा ही नहीं सकते, तो आपने क्या समझा? फिर आपने समझा नहीं, आपने रट्टा मारा। रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना जनाब। क्या करना है? समझ कर पढ़ना है और दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना। कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन आपको मार देगा, कंपैरिजन आपको ख़त्म कर देगा। कंपैरिजन करना है तो अपने आज को अपने गुजरे हुए कल से कंपेयर कीजिए। आप कल क्या थे और आज क्या है। कल आपको कितने चैप्टर्स याद थे, आज आपने कितना याद किया, ग्रोथ हुई। कल आपको कितनी स्किल्स आती थी, आज आपने कितनी नई स्किल्स सीखी, ग्रोथ हुई कि नहीं हुई? गौर कीजिए। कंपैरिजन किसी दूसरे से मत कीजिए, अपने आप से कीजिए। अपने गुजरे हुए कल से अपने आज को अगर आपने कंपेयर किया और आपको लगता है कि मेरा आज मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर है, तो समझ लीजिए कि आपने जीत हासिल की। एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में देखी जाती है, वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा गौर करना। एक बार मैं लाइब्रेरी में गया, एक बच्चा एक बुक लेकर बैठा हुआ था और एक पेज पे उसकी नज़र लगी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे तक वो उसी पेज को देख रहा था। मुझे लगा कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, काफ़ी देर से फोकस के साथ एक ही चैप्टर को पढ़ा है, एक ही पेज पे उसकी नज़र है। मैंने सोचा चलो उसको कुछ डाउट होगा, जाके पूछता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। तो जब मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा कि बेटा काफ़ी देर तक आप एक ही पेज को देख रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया और मेरे माँ बाप ने मुझे डांट लगाई तो मेरा क्या होगा। 2 घंटे थे वो, सिर्फ 2 घंटे तक वो सिर्फ सोच रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था, ओवर थिंकिंग कर रहा था, फिक्र में मुब्तला था। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते बहुत हैं। एक शख्स ने कहा कि हम हालात से ज़्यादा ख़यालात से परेशान रहते हैं। ख़यालात में इतने डूबे रहते हैं कि हम हालात को भूल जाते हैं। हमारे हालात इतने ख़राब नहीं होते। अगर वो लड़का मेहनत कर लेता ना, वो 2 घंटा वो चैप्टर कंप्लीट कर लेता, तो शायद वो एग्ज़ाम में पास हो जाता। एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने के खौफ को बार बार सोचकर वो खुद को तकलीफ़ पहुंचाता रहा। तो बार बार किसी अजियत के बारे में आप सोचते रहेंगे, बार बार आपको तकलीफ़ होती रहेगी, बार बार आपको वो फीलिंग होती रहेगी। एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे, ये डर है आपको। अगर ये डर है तो पढ़ाई कीजिए ना। अपने टाइम को क्यों वेस्ट करते हैं? क्यों आप सोच सोच कर अपने टाइम को वेस्ट करने में लगे हुए? हम ना टाइम ट्रैवल करते हैं। टाइम ट्रैवल, जी हाँ, आप सोचेंगे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है, बट जो फिल्मों में दिखाया जाता है टाइम ट्रैवल, में उस टाइम ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं टाइम ट्रैवल की बात कर रहा हूँ, उस टाइम ट्रैवल की बात कर रहा हूँ कि कभी आप अपने पास्ट में चले जाते हैं तो कभी आप अपने फ्यूचर में चले जाते हैं। कैसे? तसव्वुर में।
कभी आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, कभी आपके साथ कोई दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना को याद करते रहते आप बार बार, अगेन एंड अगेन, और उसको याद करके अपना स्ट्रेस बढ़ाते रहते हैं, अपनी तकलीफ को बढ़ाते रहते हैं। इसी तरीके से जो आपके साथ हुआ ही नहीं है फ्यूचर में, वो फ्यूचर को याद करते करते आप परेशान होते रहते हैं और अपने प्रेजेंट को बर्बाद करते हैं। तो हम कैसे बेवकूफ़ हैं कि जो हो चुका और जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर हम अपने प्रेजेंट को ज़ाया कर रहे हैं, हम अपने प्रेजेंट को वेस्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम को बेहतर बना लेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। याद रखिए कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। इसी तरीके से जब बंदा किसी फिक्र में डूब जाता है ना, तो उसका सारा सुख, चैन, पीस, उसकी नींदें सब बर्बाद हो जाती है। उसे नींद नहीं आती, उसे सुख नहीं मिलता, उसे खाने का मज़ा नहीं मिलता, उसे सोने में मज़ा नहीं आता, वो अपने घर वालों के साथ एंजॉय नहीं कर पाता। तो एक छोटी सी चिंगारी जिस तरीके से जंगल जला देती है, एक छोटी सी फिक्र में मुब्तला होकर हम अपने सुख चैन को जला देते हैं, बर्बाद कर डालते हैं। तो इस पर गौर करना चाहिए कि ओवर थिंकिंग से भी बचना है, बहुत ज़्यादा सोचने से भी बचना है। एक और मसला मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है अपने वालिदैन को अपना दुश्मन मानना, अपने वालिदैन की कदर ना करना, अपने वालिदैन की ना सुनना। ये बहुत गंदी आदत है आज के लड़कों में, आज के बच्चों के अंदर, आज के स्टूडेंट्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने वालिदैन को अपना खैर खा नहीं मानते। वालिदैन समझाते तो उनकी बात नहीं सुनते। वालिदैन, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वालिदैन का अदब हम पर लाजिम है, फ़र्ज़ है हम पर कि अपने वालिदैन की बातें सुने। उस वक्त जब वो हमें कोई नाफरमानी का, अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे, उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। मगर जब तक वो हमें शरीयत के दायरे में रहकर कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाएगी, उनके बात पर, उनकी बातों पर, उनके हुक्म पर अमल किया जाएगा। मगर आज तो उल्टा हो रहा है, वालिदैन के साथ बदज़बानी की जा रही है, वालिदैन के साथ बदकलामी की जा रही है। आज जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे, गौर करें कि हमारा हाल क्या है, हम अपने वालिदैन का कितना अदब करते हैं, वालिदैन की कितनी बातें सुनते हैं। वालिदैन के बारे में एक मैं आपको वाक़िया बताता हूँ कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अपने वालिद की शिकायत की। एक नौजवान लड़का आया, उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरा माल मेरी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर लेता है। उसने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मेरा माल इस्तेमाल कर लेता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को बुलवाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाप को बुलवा लाओ। अब वो बूढ़ा बाप आता है, लाठी के सहारे, बूढ़ा शख्स, ज़ईफ़ शख्स। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे माजरा पूछते हैं कि इसके माल को तुम क्यों इस्तेमाल कर लेते हो। तो बाप कहता है कि जब ये छोटा था और मैं जवान था, जब ये कमज़ोर था मैं ताकतवर था, जब इसके पास पैसे ना थे, इसके पास माल ना था, मैं मालदार था, मैं अपने माल से, अपनी ताकत से इसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था। ये जो मुझसे मांगता मैं उसको लाकर देता था, इस पर कभी अपनी नेमतों को रोकता नहीं था, इसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था। आज ये बड़ा हो गया है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये ताकतवर हो गया है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, इसके पास माल है, मेरे पास माल नहीं है। आज जब मुझे इसकी ज़रूरत है, जब मेरे पास माल नहीं है, तो ये मुझे अपना माल नहीं देता, ये मुझ पर खर्च नहीं करता, इसने मुझे अपने माल से महरूम कर रखा है, ये मेरा ख्याल नहीं रखता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, कोई जंगल और बस्ती वाली चीज़ ऐसी नहीं जो ये सुनकर रोई ना हो। फिर फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। उस जवान से फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। आज हम कमाने नहीं लगे। मैं मुखातिब हूँ मेरे यंगस्टर्स दोस्तों से जो अभी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। आज हम कमाने नहीं लगे, फिर भी अपने वालिदैन की नहीं सुनते हैं, फिर भी उनके साथ बदज़बानी करते हैं। क्या इसी दिन के लिए आपके वालिदैन ने आपको बड़ा किया? इसी दिन के लिए आपके वालिदैन ने आपको, आपका ख्याल रखा,
आप बीमार पड़ते थे, आपको डॉक्टर के पास ले जाते, आपको तकलीफ होती थी, वो तकलीफ को महसूस आपके वालिदैन करते थे। जब आप तकलीफ की वजह से, बीमारी की वजह से रात में सोते नहीं थे, तो आपकी वालिदा भी सोती नहीं थी, आपके वालिद बेकरार रहते थे। वो दिन भर अपने काम पर ये सोचते रहते थे। आपका बाप दिन भर काम पर सोचता था कि मेरा बेटा बीमार है, बार बार अपनी वाइफ को फोन करके पूछता, आपकी माँ को फोन करके पूछता कि बच्चा कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। तो वालिदैन ने आपको क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया? इस दिन के लिए आपको पाल पोस कर बड़ा किया कि आप वालिदैन के साथ बदज़बानी करें, आप वालिदैन को आंखें दिखाएं। अब्बा आपको समझ में नहीं आता है, आप पुरानी बातें कर रहे हो, आप पुराने दौर के इंसान हो, आपको मौजूदा दौर के बारे में नहीं पता। वक्त बहुत बदल गया है, वक्त बहुत मॉडर्नाइज हो गया है। आपके बाप ने आपको बड़ा किया, उसको पता नहीं है कि माशरे में क्या चल रहा है। उसको जितना पता है उतना आपको नहीं पता है, वो दुनिया देखा हुआ है। आपकी दुनिया में जिंदगी कितनी, 14 साल, 15 साल, 17 साल, 14-15 साल की उम्र में आपको लग रहा है कि आपके बाप से ज्यादा आपको तजर्बा हो गया है, आपके वालिद से ज्यादा आपको तजर्बा हो गया है। खुदारा अपने वालिदैन के साथ बदज़बानी करने से, अपने वालिदैन को आंखें दिखाने से तौबा कीजिए। कहीं अल्लाह नाराज हो गया ना, अल्लाह नाराज हो गया तो दुनिया में भी पछताओगे, आखिरत में भी पछताओगे। दुनिया में भी तबाही है, आखिरत में भी तबाही है। कहीं माँ बाप को सताने के एवज में अगर आखिरत में अजाब हो गया तो क्या जवाब दोगे? कैसे बच पाओगे? कैसे खुद को अजाब नार से बचा पाओगे? तो तौबा कर लीजिए। बहुत सारी बातें आज मैंने आपके सामने कही है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इन बातों में से, इन गुलदस्तों में से जो फूल आपको ज़्यादा अच्छा लगे आप उसे कबूल कीजिए और अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी देर आपने तवज्जो से सुना, मगर सुन तो लिया, अमल करेंगे या नहीं करेंगे? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप अमल करेंगे। यहाँ पर आए, देखिए हम अपना इतना प्रीशियस टाइम दिए, 3 बजे से आप यहाँ पर आए हो, तकरीबन अभी 4:30 बजने वाले हैं। 1.5 घंटा आपका यहाँ पर खर्च हुआ। 1.5 घंटे में आपने क्या हासिल किया? तो आप एक डायरी निकालिएगा, एक पेन निकालिएगा, उसमें लिखिएगा कि आज आपने क्या सीखा। वो बातों को आप नोट डाउन कीजिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पर आने के बाद भी अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर आते हैं तो कहाँ जाएंगे और कहाँ जाकर सुधरेंगे? कहाँ जाकर अब अपने अंदर चेंजेस लेकर आएंगे? तो अपने अंदर बदलाव लाना है, तब्दीली लेकर आना है। आज का जो इवेंट है आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट होना चाहिए। आपकी लाइफ यहां से चेंज होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैंने कुछ हासिल किया, कुछ सीखा। तो जो भी बातें आपको मैंने अर्ज की हैं आप उस पर अमल कीजिए। और मेरे मुसलमान बच्चों से गुजारिश है कि प्लीज़ कुछ कीजिए, अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। हमारे बच्चे ना, मुसलमान बच्चे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। आपके वालिदैन चाहते हैं कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, आपको मिल जाए। आज ये बहुत अच्छी बात है कि माशरे के अंदर माँ बाप की ये सोच बनी है कि 1 रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज माँ बाप कर रहे हैं। रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला भी अब आज अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। मगर बच्चे पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, बच्चों के अंदर भी वो ख्वाहिश होना चाहिए ना। माँ बाप तो आपको पढ़ाना चाहते हैं, क्या बच्चों के अंदर भी ख्वाहिश है पढ़ने के लिए, जज्बा है पढ़ने का? गौर करने पर पता चलता है कि हमारा कितना वक्त बर्बाद हो रहा है दोस्तों के साथ गपशप करने में। घंटों हम IPL देख रहे हैं, घंटों हम टेस्ट मैच देख रहे हैं। कितने ऐसे क्रिकेट लवर हैं यहाँ पर बैठे हुए होंगे कि घंटों तक वो टेस्ट मैच देख रहे होते हैं, घंटों तक वो ODI देख रहे हैं। क्या देखकर मिला आपको? आपको कुछ मिला? फला टीम जीत गई, फला फ्रेंचाइजी जीत गई, आपको क्या मिला उससे? आपको कुछ नहीं मिला। वक्त बर्बाद करने के आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। वक्त बर्बाद करने के अलावा आप कुछ हासिल नहीं कर सके। आपका उल्टा वक्त बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। इन सब चीजों के पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करें। आपका टाइम है, मैंने शुरुआत में कहा, गोल्डन पीरियड है ये, गोल्डन पीरियड। इसी में आप कुछ कर सकते हो। इस वक्त में अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो आप वो माशरे में बैठे एक शख्स की तरह हो जाओगे जो बैठकर आने जाने वाले लोगों को यही कहता दिखाई देता है कि यार मैंने अपनी जिंदगी ज़ाया कर दी, काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैं अपने वक्त की कदर कर लिया होता, काश मैंने अपनी जवानी में कुछ कर लिया होता। जब ये जवानी चली जाती है ना, जब ये गोल्डन पीरियड चला जाता है, तब कदर होती है, तब एहसास होता है
कि काश मैंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर लिया होता। तो मेरे बच्चों, मेरे मुस्लिम बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने टाइम को बर्बाद ना करें। आपको कुछ बनना है। अब कोई यहां पर कोई ऐसा बैठा है कि जिसका ज़हन बना हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, सर्जन बनूंगा? इंजीनियर बनने वाले कितने हैं? प्रोफेसर कौन कौन बनना चाहता है? टीचर, प्रोफेसर। कोई कुछ नहीं बनना चाहता है? कोई ऐसा है? अच्छा, हाथ नहीं उठ रहे हैं तो इससे तो अंदाजा ये लगता है कि अब भी नहीं पता है कि हमको क्या करना है। इसलिए मैं आपको एक और मशवरा देता हूं। आप किसी मेंटर से, किसी मेंटर को अपना, किसी को अपना मेंटर बना ले। मेंटर समझते हैं आप? गाइड, काउंसलिंग करे किसी के पास। कोई पढ़े लिखे लड़के के पास बैठे जिसने कुछ हासिल किया ना, मकाम हासिल किया है, इंजीनियर बना हुआ है, डॉक्टर बना हुआ है। दावत इस्लामी में बहुत सारे मिलेंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12th साइंस की है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग की, उसके बाद बीएससी भी किया, एमएससी भी किया, एमएससी इन मैथमेटिक्स, फिर बीएड किया। टीचिंग करता था मैं, 12th के बच्चों को पढ़ाता था, साइंस के बच्चों को फिजिक्स मैथ्स पढ़ाया मैंने एक अरसे तक। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना स्कूल में एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मैं अभी काम कर रहा हूँ सिंस 12 ईयर्स। आपको मेरी उम्र कम लगती होगी, बट मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी 21 जुलाई को 40 ईयर्स का मैं हो जाऊंगा। 40 ईयर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ये सब मैंने दावत इस्लामी में रह के किया। दावत इस्लामी में मैं स्कूल लाइफ में दावत इस्लामी के माहौल में आ गया था 99 में। 99 में बहुत सारे ऐसे होंगे आप पैदा ही नहीं हुए होंगे। 99 में मैं 9th स्टैंडर्ड में था और मैं दावत इस्लामी के माहौल में आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 में मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया और उसके बाद 2002 में 12th पास करके 30 दिन के काफले का अमीर काफला बनकर गया। 17 इस्लामी भाई थे मेरे साथ काफले में। तो आप भी नियत करें। दावत इस्लामी ने हमको क्या बना दिया? हमने दावत इस्लामी में ये सब सीखा है। दावत इस्लामी ने हमको सिखाया है कि फोकस कैसे करते हैं, अपने गोल को कैसे अचीव करते हैं। तो फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो दावत इस्लामी में आ जाइए। जितने स्टूडेंट्स हैं दावत इस्लामी का स्टूडेंट फोरम ज्वाइन कर लीजिए। हमारा जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, इससे वाबस्ता हो जाइए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप वाबस्ता हो जाइए और कुछ ना कुछ दीनी काम करें। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था ना, तो मदरसतुल मदीना बालेगान भी पढ़ता था और अपनी किताबें मदरसतुल मदीना बालेगान में साथ लेकर जाता। जब मेरा सबक हो जाता तो मैं अब किताब लेकर फिर पढ़ता। जब तक मेरा सबक हो गया तब तक मैं सबक सुनाता। उसके बाद मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, बल्कि वहीं पर बैठकर अपना जो स्कूल की पढ़ाई है, 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन है, वही मदरसे में बैठ के करता। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में आप क्या नहीं कर सकते, 1 मिनट में क्या नहीं हो जाता। आज एआई का दौर है ना। चैट जीपीटी चलाने किस किस को आता है? यहाँ पर बहुत सौ को नहीं आता है, सुना भी नहीं होगा चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी, एआई टूल्स, इसका इस्तेमाल करना आज के वक्त की जरूरत बन गया है। आज कोई सोच रहा है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखूं, तो ये आउटडेटेड हो गया है। सीखना चाहिए इसको भी, एक्सेल भी सीखना चाहिए, एक्सेल का भी कोर्स करना चाहिए। मगर आज का दौर एआई का दौर है। सीखें, आप अपने आईटी स्किल्स को बढ़ाइए, कोडिंग सीखिए। जरूरी नहीं कि आपको आईटी इंजीनियर बनना है तो ही आप कोडिंग सीखेंगे। कोडिंग सीखिए। वो दौर आएगा कि जब इंसानों को मशीन से रिप्लेस कर दिया जाए। वो दौर दूर नहीं है और हो रहा है। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं कि जो ऑटोमेटेड चले गए, ऑटोमेटेड हो गए। जो पहले काम, पहले स्क्रिप्ट राइटर हुआ करता था, स्क्रिप्ट लिखते थे, आज वो स्क्रिप्ट लिखने का काम एआई कर रहा है। एआई को कमांड दे दो, एआई आपको स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। पहले एक पोस्ट हुआ करती थी, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने वाले कुछ लोग होते थे जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाते थे। आज मैंने प्रेजेंटेशन है ना एआई से बनाया। अपना प्रेजेंटेशन मैंने एआई से बनवाया। उसमें मैंने कुछ कमांड्स डाले, कुछ अपनी चीजें भी डाली। ऐसा नहीं कि टोटली हम एआई पे डिपेंड हो जाए। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम आईटी स्किल्स को सीखें, नई नई चीजें सीखें, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। और सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लाम इंडिया, वाबस्ता हो जाइए इससे। तो आपने जो फरमाया ना कि इंजीनियरिंग कौन लेना चाहता है, डॉक्टर कौन बनना चाहता है, तो 2-3 ही हाथ उठे ना। असल में हमारे बच्चे ना बहुत डरते हैं साइंस के फील्ड में जाने।
कि हम साइंस ले तो साइंस कैसा पढ़ पाएंगे हम, जी फिजिक्स कैसा करेंगे, केमिस्ट्री कैसे सॉल्व करेंगे, उसका मैथ्स तो 10 से भी ज़्यादा टफ होता है, तो हम उसके लिए कैसा प्रिपेयर करेंगे। कई लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है, क्योंकि मेरी भी क्लासेस है, जब भी हम 10th के बाद ये मशवरा देना कि आपको साइंस फील्ड में जाना है, ये तो सीधा मना करते हैं। इस पर कुछ बापू। देखिए, ज़रूरी भी नहीं है कि आप इंजीनियर डॉक्टर ही बने, ठीक है, मगर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में भी हमारे बच्चों को जाना चाहिए। आपका मैथ्स अगर अच्छा है ना, आपको मैथ्स समझ में आता है, तो आप मैथ्स को थोड़ा अच्छा टाइम देकर पढ़िए, कोई अच्छे टीचर के पास पढ़िए। इंशाल्लाह ये मैथ्स आपको पढ़ना, ये आपको साइंस समझने में आसानी करेगा। ये मैथ्स का ताल्लुक फिजिक्स में भी है, मैथ्स का थोड़ा बहुत ताल्लुक उसके न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री में भी होते हैं। तो साइंस लेना चाहिए, साइंस से डरना नहीं चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो, इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको कि आप साइंस लें। अच्छा, एक और ऐलान मैं आपको करना चाहूँगा कि काफले में चले जाए आप, यकीन मानिए ऐसी जगह है ना, कैंप है, कैंप। काफला क्या है? कैंप। कैंपिंग करते हैं हम वहाँ जाके। हम लोग ने तो उस वक्त है ना चूल्हे भी लेकर गए थे, चूल्हा बर्तन सब लेकर गए थे, खुद से खाना बनाते थे। मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे, वहीं जाकर कपड़े धोना सीखा, दाल बनाना सीखी काफले में जाकर। ऐसा आप डरे नहीं, वो पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अब ऐसा निज़ाम नहीं है, आपको इंशाल्लाह बना हुआ खाना देंगे, ठीक है। बट काफले में मज़ा बहुत आता है, बहुत इंजॉय करते, सीखने भी मिलता है। और हम जब ग्रुप में रहते हैं और जब हम काफले से रिटर्न आते हैं ना, तो आंखों से आंसू आते हैं, ऐसा लगता है कि यार और थोड़े दिन रुक जाए। तो काफले में जाने की नीयत करें। कौन कौन नीयत करता है काफले में सफ़र करेंगे? क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये माशाअल्लाह दारुल मदीना कॉलेज, ये अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद स्टेशन के करीब शुरू हो रही है। दारुल मदीना स्कूल अब तक चल रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन दारुल मदीना कॉलेज का जारी है। और कॉलेजेस में आप जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे मामलात हैं, मगर दारुल मदीना कॉलेज में आप आएंगे तो यकीन मानिए आपको एक इस्लामिक एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको एक इस्लामिक एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको एजुकेशन भी मिलेगा, आपको इस्लामिक नॉलेज भी मिलेगी, बहुत कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो 10th स्टैंडर्ड पास किए हैं इस साल, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दारुल मदीना कॉलेज में एडमिशन लें। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, अभी मैं आधे घंटे में आया, मैं उसी एरिया में रहता हूँ, फैज़ान मदीना के करीब में, आधे घंटे में बाय रोड आया हूँ मैं। तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप ट्रेन से आ सकते हैं, मस्जिद स्टेशन उतरेंगे, मस्जिद स्टेशन से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आप में से जितने बच्चे हैं जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप कॉमर्स और साइंस, ये दोनों स्ट्रीम है दारुल मदीना कॉलेज में, आप या तो कॉमर्स भी ले सकते हैं या तो साइंस भी ले सकते हैं। तो दारुल मदीना कॉलेज में FYJC 11th स्टैंडर्ड के कॉमर्स और साइंस में एडमिशन जारी है। आप कल ही आए, कल ही फॉर्म लेकर आप एडमिशन ले लें। इंशाअल्लाह वहाँ पर आपको दुनिया की तालीम भी मिलेगी और इंशाअल्लाह दीन की तालीम भी मिलेगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने कहा जाने